हेलो मित्रों, आप सभी का अपने चैनल BM टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित दो बैलों की कथा के विषय में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। दो बैलों की कथा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद्र ने कृषि प्रधान समाज और पशुओं के जो है आपस में जो भावनात्मक प्रेम होता है उनके विषय में वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज अपने आप नहीं मिलती है, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, वो प्रेम से भी समझाना पड़ता है। यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से भी जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद्र ने दिखाया है कि पशु भी जो होते हैं वो भी मूक भाषा में यानी इशारे की भाषा में भी बोलते हैं, समझते हैं और कहते हैं। देखिए, अब कहानी को हम शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि जो जानवरों में जो गधा होता है वो सबसे बुद्धिहीन होता है, यानी कि उसके पास कोई बुद्धि नहीं होती है। वो इतना सीधा होता है, इतना सीधा साधा होता है कि उसके सीधा ही उसको बेवकूफ़ बनाता है। यदि हम किसी इंसान को बेवकूफ़ कहते हैं तो सबसे पहले हम उसे क्या कहते हैं? बड़े बेवकूफ़ हो, गधे हो तुम, है ना। आप लोग क्लास में भी कभी समझे होंगे कि जब भी कभी टीचर पढ़ाते हैं तो किसी बच्चे को डांटते हो, बेवकूफ़ गधे कहीं के, है कि नहीं। तो मतलब वो गधे को एक बेवकूफ़ जानवर माना गया है क्योंकि वो बहुत सीधा है। और ऋषि मुनियों को भी एक तरह से इतना सीधाई जो होती है उनमें, उनको भी बहुत ही लोग कह देते हैं मैं ऋषि मुनि नहीं हूँ कोई कि सीधा साधा हूँ ना। उसे भी संसार में उनके सद्गुणों को भी अनादर की दृष्टि से ही देखा जाता है। कदाचित सीधापन जो है संसार के लिए बहुत अच्छा भी नहीं समझा जाता है। इस जैसे कि भारतवासी जो है जब अफ्रीका में गए थे तो उनकी क्या दुर्दशा हो रही थी, है ना। क्योंकि वो शराब नहीं पीते थे, पैसा को नहीं बर्बाद करते। वो जो कुछ पैसा पाते थे कभी कभी अपने लिए अपने के कि आगे कभी कोई बुरा दिन आए उसके लिए बचा के रखते थे। लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। हाँ, चार बातें सुनकर चुप रहते थे। तो उनको फिर भी उनको बदनाम कहते थे। हाँ, फिर भी भारतवासियों की वो हर पल जो है बेइज्जती करते थे। इसलिए क्या करते हैं, ईंट का जवाब जो है हमें कैसे देना चाहिए? पत्थर से देना चाहिए। सीख जाते तो शायद जो है अगर वो भी जवाब देते या उनके उनके जैसे बोलते तो आज भारतवासियों की अफ्रीका में ये दशा नहीं होती है। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार को सभ्य जातियों में गड़े बना दिया है। जापान एक बार जीत गए तो उसे क्या करते हैं कि वो संसार में सबसे ऊंचा उसका स्थान रख लिया गया है कि नहीं। सभी जातियों में गड़े मान लिया गया, अग्रगणी मान लिया गया है, ठीक है। लेकिन गधे एक छोटा भाई और भी है जो उससे भी कम गधा है। गधा का भी उससे भी एक छोटा भाई है जो उससे भी कम गधा है, उससे थोड़ा कम गधा। वह है बैल। बैल भी बहुत सीधा साधा होता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ क्या है बैल के लिए भी करते हैं। मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में भी सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जो बेवकूफ़ होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है। बड़े गधे हो तुम, बैल की तरह हो, है ना, देखने में आता है। और फिर भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। बैल जो है फिर भी कहीं ना कहीं कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो क्या करता है, मारना शुरू कर देता है। फिर भी उसका स्थान जो है गधे से नीचा है। हाँ, जैसे कि देखिए कहानी अब यहाँ से शुरू। मेन कहानी है, झूरी नाम का एक ब्राह्मण था, है, काची था। काची जैसे कि काची उसकी जात था, ठीक है। झूरी जो काची के दोनों बैल, झूरी काची के दोनों बैल के नाम थे, हैं। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम क्या थे? हीरा और मोती, हैं। झूरी काची एक व्यक्ति था, उसके दो बैल थे, एक का नाम था हीरा, एक का नाम मोती। दोनों पछाई जाति के
थे, उनकी परछाई उनकी जाती थे। देखने में वो बहुत ही सुंदर लगते थे, मतलब मोटे तगड़े ऊंचे कद के थे। बहुत दिनों से साथ में रहते थे दोनों। दोनों में क्या हो गया था, आपस में भाईचारा का व्यवहार हो गया, दोनों आपस में भाई के तरीके रहने लगे थे। दोनों एक साथ उठते थे, बैठते थे, एक साथ खाना खाते थे और मूक भाषा में क्या करते थे, बोलते थे, नहीं इशारा के भाषा में बातचीत करते थे। दोनों की बात जो है एक दूसरे को समझ में भी आने लगी थी। उनमें भी कोई ऐसी, लोग कहते हैं ना, जानवरों में भी कुछ ऐसी गुप्त शक्ति होती है जिससे कि वो जीवों में पाई जाती हैं, उनमें श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हाँ, फिर दोनों में एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को सूंघते थे, प्यार करते थे, दोनों एक साथ खाते थे, दोनों एक सींग लड़ाते थे। मतलब उन लोगों का आपस में एक अपना प्रेम था, दोस्ताना था, बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध था। है, दोस्ती इन लोगों की बहुत अच्छी मानी जाती थी। हाँ, हर एक दिन यह चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बोझ मेरी गर्दन पर रहे। मतलब एक दोस्त क्या करता था, जैसे बोझा उठाते तो उनको लगता था कि अधिक से अधिक मैं काम कर लूँ कि मेरे मित्र को कठिनाई ना हो। ये एक अच्छे मित्र की पहचान होती है। और दोपहर या संध्या को दोनों खुलते थे तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। दोनों एक दूसरे के पास बैठते थे, उठते थे तो उनकी थकान अपने आप मिट जाती थी। हाँ, और जो नांद, मतलब जो जो खाने वाला एक बर्तन होता था, उसमें खली भूसा पड़ जाने के बाद वह दोनों साथ उठते थे। हाँ, खली भूसा जब पड़ जाता था दोनों साथ में उठते थे, साथ में नान में मुंह डालते थे, एक साथ मतलब खाना खाते थे। हैं, एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा अपने आप भी हटा लेता, यानी एक खा लेता दूसरा अपने आप भी खा लेता था। संयोग की बात थी कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया था। हाँ, बैलों को क्या मालूम था क्यों भेजे जा रहे हैं, मतलब उनके साले को ज़रूरत थी तो उन्होंने अपने बैल को वहाँ भेज दिया था काम करने के लिए। समझे मालिक ने हमें बेच दिया, वो लोग समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लग रहा था या बुरा, कौन जाने। पर झूरी के साले गया और घर, झूरी के साले का क्या नाम था, गया। हाँ, घर गया के घर गए, गोई ले जाने में दांतों को पसीना आ गया। मतलब वो इतना रास्ते में परेशान किए दोनों बैल कि उसको अपने आप पसीना आ गया। पीछे से हाँकता हुआ दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़ कर आगे से खींचता। वो उस घर से, मतलब झूरी के घर से जाना नहीं चाहते थे, वो जबरन उसको ले गया है। अगर ईश्वर उन्हें वाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम तो हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। वो कह रहे थे कि अगर आज हमें ईश्वर अगर वाड़ी दी होती, जुबान दी होती तो हम ज़रूर पूछते कि तुम हमें क्यों बेच रहे हो, क्यों भेज रहे हो इस घर से। इतनी मेहनत से काम ना चलता तो हम और काम लेते हमसे। और तो वो मतलब अपने मन में कह रहे थे, अगर हमसे इतनी हम कम मेहनत कर रहे होते तो वो हमसे और काम लेते, हमसे और काम कराते। हमें चाकरी में मर जाना कबूल था, मतलब हमें उसी घर में मर जाना कबूल था। हमें कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की थी, हमने उनसे कभी दाने और चारे की शिकायत नहीं की थी। तुमने तो जो कुछ खिलाया था वह सिर झुकाकर मैंने खाया था। उसने कहा, आपने जो खिलाया था वो मैंने सिर झुका कर खाया था, फिर भी तुमने हम पे इतना जालिम क्यों किया, क्यों हमें बेच दिया, क्यों हमारे ऊपर इतना जुल्म किया जो मुझे बेच रहे हो। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। जब शाम हुई तो दोनों जिस स्थान पर रहते थे वहाँ नहीं पहुँच के दूसरे जगह पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में खाने में मुंह डाले तो उसमें ना चोकर थी ना खरी था, सूखा भूसा ही था जिसे उन्होंने अपना घर समझा रखा था। वह आज उनसे छूट गया था। ना यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों की तरह लगते थे। नया घर, नया गांव, नए आदमी सब उन्हें अनजाने से लग रहे थे। हैं, दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे के कनखियों देखा, लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, दोनों सोचे कि चलो हम लोग चुप्पे से पगहा तोड़कर, रस्सी तोड़कर भाग निकले। पगहे बहुत मजबूत थे, रस्सी जो है बहुत मजबूत थी, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों ने उस समय दूनी शक्ति, दोनों मिलकर अपनी अपनी शक्ति लगाकर एक दूसरे को झटके देकर रस्सियों को तोड़ डाले। झूरी प्रातःकाल जब सुबह सोकर उठा, देखा तो दोनों बैल चरनी से बाहर खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, आधा आधा रस्सी लटक रही थी। घुटने तक
पाँव कीचड़ से भरे हुए थे, उनके पाँव जो हो कीचड़ में लपटे हुए थे, क्योंकि पूरी रात भागकर झूरी के घर, अपने पुराने घर पहुंच गए थे। दोनों की आंखें में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, दोनों की आंखें लाल लाल क्रोधित थी, फिर भी उसमें स्नेह प्रेम की झलक थी। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, बहुत खुश हो गया, स्नेह पूर्वक बहुत खुश हो गया। झूरी अपने बैलों को जब देख लियो वो बहुत खुश हो गए, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया है और उन पे प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। उनका मिलन, झूरी और बैलों का मिलन उस समय बहुत ही सुंदर लग रहा था, जैसे आपस में दो भाई मिल रहे हों। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजाने लगे। पूरा गांव मतलब खुशी से झूम गया। गांव के लड़के जो हैं आ गए और वहां पे तालियां बजाने लगे, जैसा कोई उत्सव होने लगा। गांव के इतिहास का यह घटना बहुत ही महत्वपूर्ण थी, मतलब घटना बहुत ही महत्वपूर्ण पन्नों में जैसे लिखने लायक हो गई थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन किया जाए, अभिनंदन पत्र देना चाहिए, अभिनंदन किया जाए, उनका स्वागत करना चाहिए। कोई अपने घर पर रोटियां लाया, कोई गुड़ ले आया, कोई चोकर ले आया, कोई भूसी ले आया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे, ऐसे बैल कभी किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने उसका साथ दिया और कहा, इतनी दूरी से दोनों अकेले चले आए, वाह कितनी अच्छी बात हुई। तीसरा बोला, बैल नहीं है वो उस जन्म के आदमी ही रहे होंगे। इसका प्रतिवाद करने पर किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री जो है वो गुस्से से आग बबूला होकर द्वार पर आग खड़ी हुई, देखा तो जल उठी, जल भुन गए हैं। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। झूरी की स्त्री जो है उसकी मतलब झूरी की पत्नी बोली, कितने नमक हराम बैल हैं ये, कि वहाँ काम करना था इसलिए भाग खड़े हुए हैं। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप सुन सका नमक हराम क्यों है। तो झूरी बोला कि मेरे बैल नमक हराम क्यों हैं, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। उसने अपनी पत्नी से बोला कि तुम्हारे भाई ने चारा पानी ना दिया होगा तो बेचारे क्या करते, भागते नहीं तो क्या करते यहाँ पे। दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैल को खिलाना जानते हो ना, और तो सभी पानी ही पिलाकर रखते हैं। वो अपने भाई के पक्ष लेकर बोलती है, सिर्फ तुमने ही तो अपने बैल को खिलाना सिखाया है, उन्हें ही चारा पानी दिया है, वो तो लोग तो बेचारे पानी ही पिलाकर रखते थे ना। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। झूरी ने अपनी पत्नी को चिढ़ाते हुए कहा, यदि तुम्हारे भाई चारा पानी देते तो बेचारे क्यों वहाँ से भागते, वहाँ ठहर ना जाते। स्त्री चिढ़ी और भागे इसलिए कि वो लोग तुम जैसे बुद्धुओं के तरह बैलों को निकले। अब देखूं कहाँ से, सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोड़ते भी हैं। स्त्री बोली कि वो लोग जो हैं, अगर तुम जैसे लोग की तरह बुद्धू नहीं हैं, आधे दिमाग के नहीं हैं, अगर वो बैलों को सहलाते नहीं हैं, वो बैलों को सहलाते नहीं हैं, उनको खिलाते हैं, उनको अगर भोजन देते हैं तो उनसे रगड़ कर काम भी लेते हैं दोनों टाइम। ये दोनों ठहर काम चोर हैं, ये दोनों तुम्हारे बैल जो हैं हीरा मोती काम चोर हैं। अब देखो यहाँ पर क्या खा लेते हैं, खरी या चोकर उनको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सूखा भूसा ही मिलेगा। वही हुआ जो उसने मजदूर को कड़ी आवाज़ में बोला, बैलों को सिर्फ खाली भूसा ही देना। बैलों ने नांद मुँह डाला तो फीका फीका, जब बैल भूसा मुँह डाला तो उनको फीका फीका लगा, ना उसमें कोई चिकनाहट थी, ना कोई रस था उसमें, और ना कोई उसमें मतलब स्वाद था। मालकिन मुझे मार ही डालेगी। थोड़ी देर बाद बैल बोले, अरे लगता है मालकिन जो है हमें मार ही डालेगी। वो झूरी बोला अपने मजदूर से कि थोड़ा से चुरा के जो है तुम खरी और वो डाल देना उसमें चोकर। तो मजदूर बोला, नहीं भाई मुझसे ये नहीं हो सकता, मालकिन मुझे मार ही डालेगी अगर जान जाएगी, चुरा कर डाल आना। ना दादा, मैं तो नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि मालकिन जान जाएगी तो बहुत गुस्सा करेगी। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला, फिर उसने ले गया। अब की बार उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। 2-4 बार मोती जो है गुस्सा के गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर मोती ने किसी तरह
हीरा ने संभाल लिया। संध्या समय पर पहुंचकर दोनों शाम को पहुंचकर उसने दोनों को मोती और खूब मोटी सी रस्सियों में बांधा कि ये भाग ना सके। कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वह सूखा भूसा डाला। फिर उसने सूखा सूखा खाना भोजन डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खरी और चूनी भी सब कुछ दी, पर इन दोनों बैलों को सिर्फ खाली भूसा डाला। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी ना हुआ था जैसा कि आज हुआ था। झूरी उन्हें फूल की जैसे छड़ी से भी नहीं मारा था। झूरी, वो कह रहे थे झूरी तो हमारा मालिक जो है हमें कभी फूल की छड़ी, फूल की डंडी से भी नहीं मारा था, यानी कि फूल से भी नहीं छुआ था। यहाँ पे आकर तो हमारी जमकर पिटाई भी हो रही है और खाने को सिर्फ सूखा भूसा ही मिलता है। उन्होंने नांद की तरफ मुंह भी नहीं, आंख भी नहीं देखा। मुंह डालना तो दूर की बात है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। फिर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम ही खा ली थी। ये मार तो बहुत खाएं, पर खेत में दोनों काम नहीं किए, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर धीर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब कुछ टूट फूट गया, बराबर हो गए। गले में बड़ी सी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई भी ना देते, इतनी तेजी से भागे। हीरा ने अपनी भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है मोती। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। अब की पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार तो खाना ही पड़ेगा। गया न आदमियों के साथ दौड़ा आ गया, दोनों के हाथों में लाठियां। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं लाठी लेकर आ रहा हूँ। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मुर्गा मारेगा तो मैं भी एक दो गिरा दूंगा। वो कहा, अगर मुझे मारेगा तो मैं एक दो बार उसे गिरा जरूर दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी तो पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर आ गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही सही है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा आया। हीरा मोती के सामने फिर सूखा भूसा आया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी एक लड़की थी वहाँ पे। दोनों दो रोटी लेकर निकली और दोनों को मुंह में देकर चली आई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत तो नहीं हुई, पर इतने प्यार से दी कि उनके हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ पे किसी सज्जन का वास हुआ है। दोनों बोले, अरे इस घर में भी लग रहा किसी सज्जन का वास है। हाँ, लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए बैलों से उसे एक प्रकार से आत्मीयता यानी प्रेम हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते उड़ते, शाम को उसी स्थान पर फिर लाकर बांध दिए जाते थे और रात को बालिका उन्हें 2 रोटी फिर खिला जाती थी। रोज़ उसका लड़की का काम था यही, वो चुपचाप 2 रोटी लेके आती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। उन्हें मतलब उस लड़की से इतना प्रेम मिलता था, वो सिर्फ उनकी 2 रोटी से ही उसका पेट भर जाता था। वो प्रेम का प्रसाद मानते थे उसे। हाँ, वो कमज़ोर नहीं पड़े थे। रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था उनके आँखों में, और रोम रोम में गया के प्रति विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने फिर मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता है हीरा भाई, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों से उठाकर फेंक दिया जाए, लेकिन सिंग से मार के गिरा दिया जाए, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। मतलब लगता तो है कि उसके बाप को मतलब सिंह मार के गिरा दिया जाए, पर वो इसलिए नहीं मारते हैं कि वो जो लड़की हमें रोटी खिलाती है वो इसी घर का मालिक है। हाँ, वो बेचारा भी अगर वो मर जाएगा तो लड़की बेचारी अनाथ हो जाएगी। इसी वजह से हम लोग इसे छोड़ेंगे, क्योंकि लड़की को हम अनाथ नहीं देख सकते। लड़की को कोई इतनी तकलीफ़ देना चाहता है तो मालकिन को ना
फेंक दे। वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर है तो वो बोलते हैं चलो मतलब उसकी मालकिन को मार दिया जाए, क्योंकि वो तो लड़की को मारती है। तो दूसरा बोलता है कि नहीं भाई, हम औरतों पर सींग चलाना हमें हमारे धर्म के विरुद्ध, हम औरत पे हाथ नहीं उठाएंगे। या भले भूले जाते हो, यह क्यों भूल जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते। बताओ, तोड़ा कर भाग चले? चलो रस्सी तोड़कर भाग चलते हैं। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लिया जाए, फिर एक झटका दिया जाए, फिर रस्सी टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे। अब मोटी रस्सी मुंह में ना आई, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का दरवाज़ा खुल जाता है, लड़की निकली। फिर दरवाज़ा अचानक खुलता है, रात को लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूँछें खड़ी हो गईं। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोले खोले देती हूँ। लड़की उसका माथा सहलाती और वो कह रही थी, मैं इसे तुम्हें खोल देती हूँ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे तकलीफ़ है। चुपके से भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों को भी नाथ डाला जाए। लड़की बोली, आज घर में सब लोग सलाह कर रहे हैं पापा लोग कि तुम्हारी नाकों को नाथेंगे, छेद करेंगे, उसमें जो रस्सी डालते हैं उसको डालेंगे, और जाओ तुम भाग, नहीं तुम्हें दर्द होगा, तुमको ये लोग मार डालेंगे। उसने गराव खोल दी, उसने रस्सी खोल दी। दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने भी भाषा में पूछा, अब चलते हैं क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। हीरा बोला, चलते तो यार मोती, पर कल इस लड़की पे आफत आ जाएगी, इससे तो हम लोग किसी तरह बचा लेते, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल, हाँ लड़की जो है चिल्लाई, आवाज़, फूफा वाले बैल भाग गए हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भाग जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला है। गया जो है हड़बड़ा कर भीतर से निकला। उसका मतलब दादाजी भीतर से निकले, बड़े पापा हैं, बैलों को पकड़ने चला। वो दोनों भाग गया, पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमी भी वहां इकट्ठा हो गए। लौटा, दोनों मित्रों को भागने का मौका गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि रास्ता का भी नहीं ज्ञान था, अपरिचित रास्ते में भाग गए। उसका यहाँ कोई भी पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे, वहाँ पे नए नए खेत मिलने लगे। किनारे खड़े होने सोचने लगा, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता तो यह राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा जैसे भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते सब तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। दोनों हीरा मोती, दोनों बैलों को भूख लगी थी। खेत में मटर पड़ी थी, हाँ चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं, मतलब बीच बीच में पीछे घूम के देख ले रहे थे कि कोई खेत का मालिक तो नहीं आ रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। दोनों बड़े खुश हुए, आज ऐसे लग रहा कि आज हमें बहुत दिनों बाद आज़ादी मिली। दोनों खूब बढ़िया मस्त होकर उछलने कूदने लगे, खुशी से पागल हो गए। पहले दोनों ने डकार ले ली, जब पेट भर जाता ना डकार आती है, डकार ले ली। फिर सींग से मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। दोनों एक दूसरे से फिर से बड़े दिनों बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या हुआ, कोई सांड डोकता चला रहा। अरे बोला, अरे ये क्या हुआ, कोई सांड आ रहा। हाँ सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा है। दोनों मित्र बगले झांकने लगे, अगल बगल झांकने लगे। सांड पूरी हाथी की तरह नजर आ रहा था, बड़ा सा सांड था। उसने भिड़ना जान से हाथ धोना था, उससे भिड़ना तो यानी कि अपने आप को जान से गंवाना था, लेकिन भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आ रही थी। इन्हीं की तरफ अभी आ रहा था। कितनी भयंकर सूरत उस सांड की। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे हैं, जान बचेगी, कोई उपाय तो सोचो हीरा। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अरे अपने घमंड में भूला हुआ हूँ, आरजू विनती से सुनेगा, भागा क्यों नहीं चले।
भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों ने जने एक साथ चोट करें। अब आगे से रंगेड़ता हूँ, तुम पीछे से रगड़ो रगेड़ो। दोहरी मार पड़ेगी दोनों तरफ से, आगे पीछे। तुम आगे से लड़ जाओ, हम पीछे से। जब दोनों लोग एक दूसरे को मारेंगे तो वो जान जोखिम हो जाएगी, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों में लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने को तजर्बा न था, उसको अंदाज़ा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। वह एक शत्रु से खूब अच्छे से मल्लयुद्ध कर लेता था। जो हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेड़ा है। जब सांड जब एक दूसरे से जो है झगड़ा करने थे, तो अगर सांड आगे की तरफ जाता था तो एक जने पीछे से मारने लगते थे, एक जने आगे से मारने लगते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा वो जो है सांड जख्मी हो गया और भागा, और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते रहे। बड़े खुश हुए दोनों मित्र, बड़े खुश हुए कि अब हम सांड से जीत गए हैं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। हीरा ने कहा, अरे छोड़ो इसे, बच्चा को मार ही डालूं। तो मतलब मोती ने बोला कि चलो इस बच्चे को मैं मार ही डालूं। हीरा ने कहा नहीं, तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर, गिरे हुए शत्रु पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा, शत्रु को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। तो शत्रु को ऐसा मारना चाहिए कि वो दोबारा कभी ना उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था। हाँ, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर नहीं माना, उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। खुर जो है, पैर जो है, पंजा जो है, वो कीचड़ में घुस गया। न वो भाग भी ना सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा उसका मित्र संकट में है तो वह लौट आया। फंसने दो, दोनों फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने भी उसे पकड़ लिया। सुबह हुई, दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। अब दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा सबक पड़ा कि सारा दिन बीत गया, दोनों को एक खाने का एक तिनका भी नहीं मिला। समझ में ना आया था कि इसका कैसा स्वामी है, हाँ, यहाँ का कैसा मालिक है। फिर भी अच्छा था। गया जो है उससे बहुत ही अच्छा था। यहाँ कम से कम सूखा चारा तो दे देता था गया। यहाँ कई प्रकार की भैंसें थी, कई बकरियाँ थी, घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कई लोग तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए आंखें खोले देख रहे थे कि शायद कोई छुड़ा दे, पर कोई चारा लेकर आया भी नहीं, ना कोई खोला। दोनों दीवार को नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति हुई। तो दोनों ने प्लान किया कि चलो आओ इस दीवार को ही तोड़ते हैं। आओ दीवार तोड़ डाले। मुझे तो सब कुछ ठीक नहीं हुआ होगा, बस इतनी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, मतलब कांजी हाउस की जो दीवार कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर से मारा। मिट्टी का एक चीपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उससे दौड़ कर दीवार पर चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खा ली ना।
उसने मोटी रस्सी से, मतलब कांजी हाउस का जो मालिक, मोटी रस्सी से बांध दिया और जो है मार खा लिया। चाहे कितने भी बंधन में पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, ये तो भी मरना ही है। तो सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई, हाँ वो कहा, अगर दीवार ये खुद जाती तो कितने लोगों की जान बच जाती। किसी का देह में जान नहीं है तो 4 दिन में यही हाल ही रहता तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो सही कहते हो। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। हिम्मत बढ़ी, फिर तो दीवार में सींग लगाकर इस तरह दोनों लोग, हीरा और मोती, पूरी शक्ति लगाकर दीवार को धक्का मारकर दीवार गिरा दिए। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। दोनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली और इसके बाद भैंस खिसक गए। पर गधे अभी ज्यों के त्यों खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों खड़े हो, भाग जाओ ना। तो गधे ने कहा, जी कहीं फिर न पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधे बोले, हमें तो बहुत डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे चुपचाप। आधी रात को ऊपर जा चुकी दोनों गधों अभी तक खड़े सोच ही रहे थे कि भागो भागो या ना भागो, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कुछ कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम दोनों बचपन के मित्र हैं, आज तुम पर विपत्ति पड़ी है, दुख पड़ा है तो मैं तुम्हें छोड़कर अकेला चला जाऊं, ऐसा नहीं होगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो ही होगा, 9-10 प्राणियों की जान बच गई ना, 9-10 लोग तो बच ही गए ना, वो सब तो आशीर्वाद देंगे ही हमें। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों में से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार वहां आए और कर्मचारियों से कैसी खलबली मची इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा सब हुआ, बहुत मतलब खलबली मच गई। इतना ही काफ़ी है कि मोती खूब मारा गया है और मोटी रस्सी से बांध दिया गया। हाँ, खूब मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े थे। किसी ने चारे का टड़ भी नहीं, चारे का तिनका भी नहीं दिया, एक बूंद चारा नहीं दिया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया करते थे, यही उनका जीने का आधार हो गया था कि पानी पीकर वो, पर बहुत दुर्बल थे, बहुत थक चुके थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए कि दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके कि मतलब बहुत कमज़ोर है, इनको हम लोग नहीं लेंगे, आज मरे कि कल मरे, कौन खरीदेगा। एक डढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और उसकी मुद्रा अत्यंत कठोर थी, उसका चेहरा अत्यंत कठोर था और दोनों मित्रों को कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर जो है बहुत ही मतलब दिल कांप जाता था। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें भी कुछ संदेह लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे के भीतर आंखों में देखा और सिर झुकाकर फिर खड़े हो गए। हीरा ने कहा, गया और के घर से ना भागे होते तभी ठीक रहती, जान तो कम से कम बच ही जाती। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं ना, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर भी दया करेंगे। जिस प्रकार जैसे वहाँ पे ना भगवान एक लड़की के रूप में आ गए थे, उसी प्रकार यहाँ भी हमें बचाएंगे। चुप रहो भाई, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग बहुत हो गई, ये आदमी हमें ले जाएगा और चाकू भोंक कर छुरी चला लेगा हम लोगों के ऊपर, और क्या होगा। मांस खाल सींग हड्डी सब कुछ किसी ना किसी काम में आ तो जाएंगे कम से कम हमारे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र जो है उस डढ़ियल के साथ चले गए। दोनों की बोटी कांप रही, दोनों का जीव पूरा तरस, दोनों हीरा मोती दोनों कांप रहे थे। बेचारे पांव तक उठा सकते थे पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों को एक रेवड़ हरे भरे
में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था कि कितना सुंदर उनका जीवन था इनका। पर इनके कितने स्वार्थी हैं सब। किसी ने ये जो मतलब गाय भैंस बकरी जिसको इन्होंने निकाला था वो सब बढ़िया अच्छे से खा रहे थे, पी रहे थे, वो पागुर कर रहे थे, हरे भरे चारा खा रहे थे। वो दोनों कह रहे थे कि कितने स्वार्थी हैं ये लोग। हाँ, इनको ये भी नहीं था कि हमारे दो भाई मतलब वहाँ पे बंधे हुए हैं, किसी तरह उनके निकाल ले पड़े, कैसे दुखी हैं हम, हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, यह रास्ता हमारा जाना माना। हाँ, इसी रास्ते से तो गया कि उन्हें ले गया था। उन्हें याद आया किसी रास्ते से जो गया हमें ले गया था, वही खेत है, वही बाग है और वही गांव है। मिलने लगे, प्रतिक्षण उनका चाल तेज होने लगा। जब देखने लगा कि रास्ता हम जानते मानते तो उनका चाल अपने आप में तेज होने लगा ऑटोमेटिक। सारी थकान भी, सारी दुर्बलता भी गायब हो गई। यह लो, हमारा ही हार है, हमारा ही खेत है, इसी कुएं पर हम चलाने आया करते थे, हर चलाने आया करते, यही कुआं है। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया, हमारा घर बहुत पास आ गया। हीरा बोला भगवान की दया देखे ना, मैं तो हम घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़ कर स्थान पर चलो, उसी स्थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों बछड़ों की भांति खुश हो गए, घर की ओर दौड़े। वहाँ हमारा थान है, वहीं हमारा स्थान है। दोनों दौड़ दौड़ कर अपने स्थान पर आए। डढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया। झूरी द्वार पर झूरी जो है अपने घर पर द्वार पर खड़ा था, बैठा धूप ले रहा था। हाँ, बैलों को देखकर वो भी दौड़ गया और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। दोनों बैलों को जो है अपने गले लगाए। मित्रों की आंखों में भी आनंद के आंसू बहने लगे, यानी कि दोनों बैलों के भी आंखों में आंसू बहने लगे, प्यार के आंसू बहने लगे। झूरी का हाथ चाट रहा था। डढ़ियल ने जाकर बैलों को रस्सियां पकड़ ली। डढ़ियल जो है वो आदमी जो उनको नीलाम करके जो पैसा दे के लाया, तो वो दोनों उनकी रस्सियों को हाथ पकड़ लिया। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। झूरी उनसे बोलता कि मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ यहाँ से। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने को क्या ज़रूरत है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। हाँ, मेरे बैल हैं। इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। डढ़ियल झल्ला कर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। मोती उसको सींग से मार दिया। डढ़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। डढ़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव से बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा डढ़ियल का रास्ता देख रहा था। डढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, उससे मतलब धमकी दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, तो पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजयी सूर की भांति, मोती जो है विजय शूल की भांति जो है उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह दृश्य देखकर हंस रहे थे। जब डढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर ही खबर लूँगा। देखता हूँ कैसे गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा ना। हमारी जान कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। दोनों बैल कहने लगा हमारी जान ही ना कोई जान। उसको भी समझ में आ गया ना। अब जरा देर से नांदों में खली भूसे, चोकर और दाना भरा दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाल सा मालूम हो रहा था। पूरा गांव खुश हो गया था। उसी समय मालकिन आकर दोनों के माथे चूम लिया, यानी कि मालकिन भी उन्हें माफ़ कर दिए। दोनों बैल बड़े खुश हो गए। यहाँ पे 2 बैलों की कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।